नमस्कार एवरीवन। आज की अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सी, आज जो अपना रहेगा क्लास 11th के लिए, दिस इज फिफ्थ लेक्चर फॉर फर्स्ट चैप्टर। एंड फॉर क्लास 10th दिस इज एक्चुअली स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर नंबर 2। ठीक है, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको। सी, ये क्लास 11th के लिए, तो यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है व्हाट इज मेंट बाय सिक्योरिटीज। एंड फॉर क्लास 10th ये जो अपना चैप्टर 2 है वो आज हम स्टार्ट करें सिक्योरिटीज वाला, राइट। टॉपिक वही है, सेम अगेन, इसके अंदर कोई इशू नहीं है करके, एकदम हूबहू सेम वर्ड बाय वर्ड टॉपिक वही चलने वाला है। ये कोई आप देखोगे बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 पेज का चैप्टर है 10th के लिए, तो वो आज खत्म हो जाएगा। एंड सेम इज फॉर द क्लास 11th, जो बचे हुए 2 पेज है जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर के पार्ट है, तो वो भी आज खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो एकदम सिंपल सा टॉपिक से आज जो अपने को कवर करने, वेरी वेरी बेसिक, काफी चीजें तो आपको ऑलरेडी उनमें से पता होगी। ठीक है, तो अभी अपने आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक किया था। लास्ट टॉपिक कवर्ड वाज व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन, वो हमने कवर कर लिया था। ठीक है, नाउ आज की क्लास के लिए जो फर्स्ट टॉपिक हमको डिस्कस करना है विच इज व्हाट इज मेंट बाय सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या होता है? सी, सिक्योरिटीज तुमको एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताऊं तो क्या होता है। तुम्हारा जो शेयर्स रहेगा, तुम्हारा जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, एंड तुम्हारा जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, डेरिवेटिव्स। ठीक है ना, शेयर्स के अंदर तो ऑफ कोर्स शेयर्स ही रहेगा, और ये तुमको पता है। ठीक है, इसके अंदर और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? डेट वर्ड का मतलब होता है लोन। ठीक है, डेट वर्ड का मतलब क्या होता है? लोन, या फिर कर्ज बोल लो, बोरोइंग बोल लो। डेट वर्ड का मतलब क्या होता है? लोन। तो डेट लेने के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर किन किन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आप डेट ले सकते हो, लोन ले सकते हो। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये आ जाएंगे। ये तो वो आपको इतने लॉन्ग टर्म लोन लेना है, तो लॉन्ग टर्म लोन मतलब 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड का आपको लोन लेना है, तो आप बॉन्ड्स एंड डिबेंचर को यूज कर सकते हो। आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना हो तो इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि आप मनी मार्केट में जाकर शॉर्ट टर्म का लोन ले सकते हो, जहाँ पे आप ये इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर सकते हो, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स है, जैसे कि कॉमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, एक्सेट्रा। इन चीजों को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म लोन। तो ये हो गया डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात। फिर बात करते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव जैसे हमने ऑलरेडी समझा है इसको करके। डेरिवेटिव क्या होता है? ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनका अपना खुद का कोई वैल्यू नहीं होता। ये सारा का सारा वैल्यू क्या करते हैं? अपने अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं। इसको समझने के लिए मैंने आपको सिंपल बताया था, इसको ऐसे समझो कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बैटिंग के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, शर्त के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर हमने क्रिकेट मैच का एग्जांपल लिया था इसको समझने के लिए ना। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, शर्त लगाने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स अपने पास अवेलेबल है? तो इसके अंदर मेनली 3 इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट इज फ्यूचर्स, सेकंड इज ऑप्शंस, एंड थर्ड इज फॉरवर्ड्स। ना, जब मैं बात करता हूँ सिक्योरिटीज की, इन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज बोलते हैं। ये जो हमने यहाँ पे सारे डिस्कस किए, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज बोलेंगे। जब मेरे को इन सभी को रेफर करना है, ठीक है, तो हम वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटीज करके, जिसके अंदर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये डेरिवेटिव के इंस्ट्रूमेंट्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन, ये सब चीजें इसके अंदर कवर हो जाती है। तो ये है सिक्योरिटीज का बेसिक मीनिंग ना। अभी तुम्हारे बुक में क्या डेफिनेशन दे रखा है उसको जरा रीड करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे देखो, जो डेफिनेशन दे रखा है ये कहाँ पे दे रखा है? ये डेफिनेशन अपने दिया सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956। ये एक्ट बना हुआ है, गवर्नमेंट एक्ट बना है, जहाँ पे सिक्योरिटीज क्या होता है उसको डिफाइन किया गया है, राइट। तो इसका डेफिनेशन क्या है? देखो, लॉ का लैंग्वेज हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। अननेसेसरी उसको कॉम्प्लिकेट करके लिखते हैं करके, बट सिंप्लीफाइड मैनर में तो इतना तुमको याद रखना, दैट इज इनफ। बट एक बार स्टिल रीड करते हैं। और देखो डेफिनेशन है कितना पूरा, 1956 का डेफिनेशन है। उसके बाद तो कितने साल हो गए, कितने सारे चेंजेस हो गए करके। चलो, ये क्या बोलता है? सिक्योरिटीज इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक्स और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ सिमिलर नेचर इन और ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, ये यहाँ तक एक बार पहले समझते हैं करके, फिर ये बाकी सिक्योरिटीज को डिस्कस करते हैं। पहले तो क्या बोला है, सिक्योरिटीज के अंदर तुम्हारे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे? शेयर्स तुम जानते हो, बॉन्ड्स तुम जानते हो, स्क्रिप्ट तुम्हारे लिए नया वर्ड है, स्टॉक्स तुम्हारे लिए नया वर्ड हो सकता है, right? सुना तो होगा बट मीनिंग तुमको नहीं समझा होगा, करेक्ट। और बाकी कुछ चीजें बोल रहा है ना। स्क्रिप्ट्स, पहले इन 3 वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। पहला एक वर्ड है तुम्हारा शेयर्स, दूसरा एक वर्ड है तुम्हारा स्टॉक्स, एंड तीसरा एक वर्ड है तुम्हारा स्क्रिप्ट्स। आई थिंक मैंने इसका थोड़ा बताया भी था कभी एक क्लास के अंदर, बट स्टिल
ये तीनों वर्ड आज के टाइम के लिए तो तुमको ये सेम ही मान के चलना है, बट स्टिल इनके अंदर छोटा-छोटा डिफरेंस है करके वो समझते हैं। और आज के टाइम तो मोस्टली शेयर वर्ड ही यूज़ होता है, तो ये दोनों का इतना यूज़ नहीं है। बट स्टिल एक बार समझ लेते हैं। शेयर्स का तो तुमको मीनिंग क्लियर है। ये छोटे-छोटे क्या होता है इंस्ट्रूमेंट है, जिनको कंपनी यूज़ करती है अपना ओनरशिप सेल करने के लिए और उसके बदले में पैसे उठाती है, राइट? जो इंसान क्या करता है कंपनी के शेयर्स परचेज़ करता है, वो उस कंपनी के छोटे से हिस्से का ओनर बन जाता है और उसको उसके बदले में प्रॉफिट के अंदर एक हिस्सा मिलता है जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। कंपनी के अंदर वोट करने का राइट मिलता है। ये सब होता है शेयर्स के केस में। नाउ स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक्स और शेयर्स एक्चुअली काफ़ी सिमिलर है बट स्टॉक्स के अंदर मेन एक चीज़ होता है कि तुम इसको फ्रैक्शंस के अंदर भी परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? ये पुराने टाइम का कॉन्सेप्ट था करके, आज के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट एक्जिस्ट नहीं करता। बट स्टॉक के अंदर मेन फीचर क्या है तुम फ्रैक्शन के अंदर भी परचेज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अ तुमको लेट्स से कि आईटीसी का एक शेयर परचेज़ करना है। तो मिनिमम तुमको क्या करना पड़ेगा, 1 शेयर परचेज़ करना पड़ेगा। तुम चाहो कि मैं आईटीसी का सिर्फ़ आधा ही शेयर परचेज़ करूँ या फिर 0.25 शेयर्स ही परचेज़ करूँ, तो इज़ दिस पॉसिबल? नहीं। बट स्टॉक्स के अंदर ऐसा करना अलाउड था। स्टॉक के अंदर तुम फ्रैक्शंस के अंदर भी क्या कर सकते थे, उसको परचेज़ कर सकते थे, ठीक है? नाउ आज के टाइम पे भी ये सिमिलर कॉन्सेप्ट एक्जिस्ट करता है। स्टॉक एक्जिस्ट नहीं करता है, बट ये सिमिलर कॉन्सेप्ट एक्जिस्ट करता है। जैसे तुम म्यूचुअल फंड के अंदर देखोगे, तो म्यूचुअल फंड के अंदर आज भी तुम जब इन्वेस्ट करते हो, तो उसके बदले में तुमको म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिलता है। नाउ ये जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स है, ये तुम्हारा फ्रैक्शंस के अंदर हो सकता है, ठीक है? मतलब तुमको म्यूचुअल फंड वाला 0.5 यूनिट्स भी दे सकता है, 1.5 यूनिट्स भी दे सकता है, 1.26 यूनिट भी दे सकता है। तो म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स होते हैं, वो आज के टाइम पे भी फ्रैक्शन के अंदर अलाउड इश्यू किए जा सकते हैं। बट शेयर्स फ्रैक्शन में इश्यू नहीं किए जा सकते। पुराने टाइम में ये स्टॉक्स थे, इनको फ्रैक्शन में इश्यू किया जा सकता है। आज के टाइम पे कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। फिर बात करते हैं स्क्रिप्ट्स का। स्क्रिप्ट्स अगेन पहली बात तो ये वो जो मूवी का स्क्रिप्ट होता है उसकी बात नहीं करें। ये स्क्रिप्ट्स कौन-सा पहले तो इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। फिर ये इसका मीनिंग क्या है? पुराने टाइम में जब वो फिजिकल बाइंग एंड सेलिंग होता था यूजिंग वो सर्टिफिकेट्स ऑफ सिक्योरिटीज़, तो जो वो सर्टिफिकेट थे, फिजिकल सर्टिफिकेट्स थे, उसको हम बोलते थे क्या? स्क्रिप्ट्स। सर्टिफिकेट्स को क्या बोलते थे? स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। इसके लिए तुम ये उनके इंटरव्यू सुनोगे बहुत पुराने इन्वेस्टर का, जैसे झुनझुनवाला और इन सब के इंटरव्यूज़। तो वो आज भी तुमको ऐसे बोलते हुए मिल जाएँगे कि इस कंपनी का मैंने स्क्रिप्ट्स खरीदा, इस कंपनी का मैंने स्क्रिप्ट्स खरीदा। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट कि उस कंपनी का उन्होंने शेयर्स खरीदे, राइट? तो जैसे मैंने बोला स्टॉक्स और स्क्रिप्ट्स आज के टाइम पे ज़्यादा पॉपुलर वर्ड यूज़ नहीं होते करके, बट शेयर्स वर्ड तुम्हारा यूज़ होता है। बट तुम आज भी देखोगे अपना इसको हम बोलते हैं शेयर मार्केट या फिर तुम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हो, स्टॉक मार्केट भी बोलते हो, करेक्ट? तो क्योंकि दोनों का वर्ड मोर और लेस सेम ही चीज़ है। आई होप ये तुमको छोटा-छोटा डिफरेंस इसके अंदर क्लियर हो क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होता है। ना फिर आगे चलूँ मैं क्या ये है जो अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ सिमिलर नेचर, ये जो इन इन तरह की कोई अदर सिक्योरिटी है करके, ये बेसिकली एक्सेट्रा वाला पॉइंट होता है ना कि बाकी सब कुछ एक्सेट्रा, ठीक है? तो ये वो वाला पॉइंट है। कोई अदर यदि मार्केटेबल सिक्योरिटी ऐसी इस नेचर की, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे ना। नहीं, ये क्या बोलता है कि ये जो सिक्योरिटी अदर जो सिक्योरिटी है वो कहाँ पे हो सकती है, किसी भी इनकॉर्पोरेट कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट की हो सकती है। इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में क्या डिफरेंस है जरा समझते हैं, राइट? नाउ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का तो सिंपल मतलब है कोई भी कंपनी है तो उसको हम इनकॉर्पोरेट कंपनी बोल सकते हो, ठीक है? इनकॉर्पोरेट कंपनी का मतलब जो रजिस्टर्ड कंपनी है, प्रॉपर लिस्टेड कंपनी है करके, राइट? उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। तो ये तो हुआ कंपनी का भी नहीं, ये तो सिंपली आप समझो कि ये कोई कंपनी है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, किस तरह समझते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट एक्चुअली एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर तुम्हारा कंपनीज आ जाएगा एंड और भी अदर एंटिटीज जिनका अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, वो भी आता है, ठीक है? तो बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनीज तो आ ही जाएगा, प्लस तुम्हारा जो जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स है वो आती है, राइट? वन पर्सन कंपनीज है वो भी आ जाती है इसके अंदर। जो गवर्नमेंट की बहुत सारी एंटिटीज है जिनका अपना एग्जिस्टेंस है, वो भी इसके अंदर तुम्हारा कैप्चर हो जाता है करके, राइट? तो ये सारी चीजें क्या आएंगी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आएगी, जिनका अपना एग्जिस्टेंस होता है। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बॉडी कॉर्पोरेट का एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर कंपनीज भी आता है, ठीक है? इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या कोई भी अदर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी जो कि कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट की हो, तो वो भी इसके अंदर सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आ जाएगी ना। फिर आगे और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बता रहे हैं जो कि सिक्योरिटीज के अंदर आते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स, ये क्या होगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी। डेरिवेटिव ऑफ सिक्योरिटी जिसके अंदर फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड्स आ जाएंगे, तो उनको बोलेंगे डेरिवेटिव सिक्योरिटीज। एंड यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ना, ये क्या है, आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड चलते हैं ना, तो पुराने टाइम में मोस्टली ये चलते थे, राइट? इसको तो म्यूचुअल फंड की तरह समझो ना। होता क्या था यहाँ पे, सेम म्यूचुअल फंड की तरह काम करते थे, तुमसे पैसे कलेक्ट करते थे और आगे अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे। बट पहले ये इन्वेस्ट कहाँ पे करते थे, जो ट्रेडिशनल एसेट्स है
जैसे एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है, वहां पे ये लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे, राइट? इनको बोलते क्या, यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ब्रैकेट में चाहे तो लिख लेना म्यूचुअल फंड, सिमिलर टू म्यूचुअल फंड, ठीक है? देन क्या बोलता है, इंटरेस्ट इन राइट्स इन द सिक्योरिटीज, ये भी क्या आएगा, सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आएगा। मीनिंग जब भी तुम सिक्योरिटी परचेज करते हो, जैसे कि तुमने शेयर परचेज किया तो वहां पे तुमको डिविडेंड का राइट मिलता है, वोटिंग का राइट मिलता है। फिर तुम, यदि तुमने बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर परचेज किया तो वहां पे तुमको इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट मिलता है। तो ये जो तुम्हारे राइट्स है, ठीक है, ये जो तुम्हारे इसके अंदर इंटरेस्ट है, राइट्स है, ये सब भी क्या रहेगा, सिक्योरिटी का डेफिनेशन का पार्ट रहेगा ना। फिर आता है सिक्योरिटी रिसिप्ट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट सो डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले सिक्योरिटी रिसिप्ट क्या होता है, ये बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एक आपका सिक्योरिटी एग्जिस्ट करता है, बस अभी के लिए इतना समझो इसको। फिर ये वाला लास्ट लाइन क्या बोलता है, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया एज अ सिक्योरिटी, वो भी क्या रहेगा, एज अ सिक्योरिटी रहेगा। ये अगेन वो कौन सा वाला पॉइंट है, एक्सेट्रा वाला पॉइंट है, कि और भी यदि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको गवर्नमेंट एज अ सिक्योरिटी डिफाइन करता है, तो वो भी सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आएगा। तो आई होप ये सिक्योरिटीज वाला तुमको टॉपिक का एकदम एब्सोल्युटली समझ आया होगा। ये सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझा, फिर हमने डेफिनेशन को वन बाय वन वर्ड समझे करके, राइट? ये तुम्हारा एससीआर एक्ट का डेफिनेशन है, इसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट हमने इसको एकदम सिंपल किया करके सारे वर्ड को समझाया करके, राइट? अभी इसमें आगे चलते हैं। सी, अभी इसमें ये जो चीज है ना, आगे फर्दर एग्जैक्ट डेफिनेशन जो कि एक्ट के अंदर दे रखा है, ये आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? 10th क्लास के अंदर तो ये डेफिनेशन दे ही नहीं रखा, और 11th क्लास के अंदर आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने ये वाला चीज समझ लिया तो दैट इज इनफ, ठीक है? बस इसी को और थोड़ा जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है वो यूज करके यहाँ पे दिया है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है? अ, हाँ, चलो अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है? पहले देखो यहाँ पे तो वर्ड कौन सा यूज किया, तुम्हारा सिक्योरिटीज मार्केट वर्ड यूज किया, ना कि शेयर मार्केट। क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे, सिक्योरिटी मार्केट। बिकॉज अगेन सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है, ब्रॉडर टर्म होता है, राइट? जैसे हमने देखा सिक्योरिटीज क्या है, सिक्योरिटीज नॉट जस्ट शेयर्स, इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे अदर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूड होते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव के सिक्योरिटीज, ये सब। इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते थे, सिक्योरिटीज बोलते थे। इन इंस्ट्रूमेंट्स को कलेक्टिवली क्या बोलते थे, सिक्योरिटीज बोलते थे। वैसे ही यहाँ पे जब सिक्योरिटी मार्केट की बात होती है, तो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट, इसके अलावा भी कुछ टाइप्स के मार्केट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज मार्केट बोलते हैं। जैसे कि एक तो तुम्हारा शेयर मार्केट रहेगा, फिर तुम्हारा इसके अंदर कमोडिटीज मार्केट रहेगा करके, राइट? फिर तुम्हारा बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स ट्रेड करने के लिए डेट मार्केट रहता है करके, डेरिवेटिव मार्केट रहता है। इन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज मार्केट बोला करते हैं। आई होप ये मीनिंग क्लियर होगा ना। अब इसका फंक्शन क्या होता है, सिक्योरिटीज मार्केट का मेन फंक्शन क्या होता है, वो जरा डिस्कस करते हैं। देखो हालांकि इसके अंदर सिक्योरिटी मार्केट के अंदर इतने सारे टाइप्स ऑफ मार्केट कवर हुए, बट मेनली ये जो बात करता है वो बात करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर मार्केट। तो इसको एक बार समझते हैं। नाउ सिक्योरिटी मार्केट का जो मेन फंक्शन है दैट इज कि जो इशूअर है, जिसको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, एंड जो इन्वेस्टर है, जिसके पास क्या एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और जिसको इन्वेस्ट करना है, राइट? इनको मेनली मिलाने का काम करता है, इनके लिए एज अ ब्रिज की तरह ये काम करता है, राइट? इसको पैसे चाहिए, इसको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो इन दोनों को मिलाने का काम कौन करता है, सिक्योरिटीज मार्केट करता है। ये इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अब इसको एक बार देखते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट इज अ प्लेस where buyers and sellers of securities can enter into transaction to purchase and sell shares, bonds, debentures, etc. सिक्योरिटी मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे तुम क्या कर सकते हो, बायर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं, एंड वो लोग क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज जो है उनको बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। ये किसके अंदर होता है, सी, अभी इसको मैं सिक्योरिटी मार्केट को बेसिकली मैं दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकता हूँ। पहला तो क्या हो गया, प्राइमरी मार्केट, दूसरा हो गया तुम्हारा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या रहेगा, जो कंपनीज आती है और वो क्या करता है, न्यू सिक्योरिटीज को इशू करती है और उसके बदले में पैसा उठाती है, दैट वुड बी पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट, जहां पे ट्रांजेक्शन हो रहा है बिटवीन कंपनी एंड द इन्वेस्टर। दूसरा तुम्हारा रहता है सेकेंडरी मार्केट, जहां पे एक बार कंपनी ने सिक्योरिटी इशू कर दी है, ठीक है, तो अभी किसके पास है, इन्वेस्टर के पास में। और इन्वेस्टर लोग यदि आपस में उसका बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, दैट वुड बी पार्ट ऑफ अ सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पे जो पहली लाइन बोला है वो किसके लिए बात कर रहा है, ये सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहा है, करेक्ट? कि जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स क्या करेंगे, सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन करते हैं, जिसका बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, एंड सिक्योरिटीज में इन सब चीजों इंक्लूड हो सकती है, इनका बाइंग एंड सेलिंग किया जा सकता है। ये सब कहाँ पे होता है, सिक्योरिटीज मार्केट में होता है। तो सिक्योरिटी मार्केट में स्पेसिफिक होना हो तो सेकेंडरी मार्केट में होता है ना। आगे चलते हैं। Further, it performs an important role of enabling corporates and entrepreneurs to raise resources for their companies and business venture through public issue.
एक और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो कंपनी जिनको पैसे चाहिए वो सिक्योरिटीज मार्केट को यूज करके पैसे उठा सकती है थ्रू पब्लिक इशू, अपना आईपीओ लेके आके, अपना एफपीओ लेके आके, इन सब के थ्रू पैसे उठा सकती है। अभी जो इसने बात किया दैट इज टॉकिंग अबाउट बेसिकली प्राइमरी मार्केट, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम दोज हैविंग आइडियल रिसोर्सेज, जिनको हम इन्वेस्टर्स बोलते हैं, एंड टू दोज हु नीड, जिनको पैसे वो चाहिए, जिनको हम कॉर्पोरेट्स बोलेंगे, इज मोस्ट एफिशिएंटली अचीव थ्रू सिक्योरिटीज मार्केट। ये अचीव होता है थ्रू सिक्योरिटीज मार्केट। स्टेटेड फॉर्मली, सिक्योरिटीज मार्केट प्रोवाइड चैनल्स फॉर रीअलोकेशन ऑफ सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये हो गया तुम्हारा बेसिकली सिक्योरिटीज मार्केट को तुमको डिफाइन करना है तो तुमको इस वन लाइन के अंदर डिफाइन कर सकते हो। नाउ सेविंग्स आर लिंक्ड टू इन्वेस्टमेंट्स बाय वैरायटी ऑफ इंटरमीडिएटरीज थ्रू अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कॉल्ड सिक्योरिटीज। नाउ सेविंग्स जो है वो तुमको क्या करना है, देखो क्या बोलते हैं, सेविंग्स आर लिंक टू इन्वेस्टमेंट्स। बेसिकली तुम्हारे पास जो सेविंग्स है, जो फालतू का पैसा पड़ा है, फालतू पैसा नहीं होना चाहिए, जो आइडल तुम्हारे पास पैसा पड़ा है करके, राइट, उसको तुमको इन्वेस्ट करना है। तो तुमको अभी इन्वेस्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, उसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्टॉक ब्रोकर है, तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज है, ये सब इसके बीच में इन्वॉल्व होते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे क्या है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है जिनको यूज करके तुम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, इन सब के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये तुमको क्लियर होगा कि फंक्शंस क्या होता है सिक्योरिटी मार्केट का। पहले देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्कस किया, विच वाज बेसिकली डिस्कशन ऑफ अ सेकेंडरी मार्केट, एंड देन फिर इसके बाद में जो मोस्टली डिस्कशन था, यहाँ से लेके एक बार के लिए मैं यहीं तक लिखता हूँ, ये तुम्हारा मेनली डिस्कशन था अबाउट प्राइमरी मार्केट, ये डिस्कशन था तुम्हारा अबाउट प्राइमरी मार्केट, ठीक है। उसके बाद में एक जनरल डिस्कशन था कि ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है, जिनको पैसा इन्वेस्ट करना है एंड जिसको पैसा चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताया। ये फिर इसका फॉर्मल डेफिनेशन हो गया, एंड देन एंड में एक छोटा सा लाइन और बोला। आई होप तुमको क्लियर होगा ना। विच आर द सिक्योरिटीज यू कैन इन्वेस्ट इन, ये सब तुमको ऑलरेडी पता है, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या क्या आ जाएगा, एक तो बॉन्ड्स तो खुद आता ही है करके, ठीक है, इसके साथ में वो ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स और ये सब भी क्या जाते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आ जाएंगे करके, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा क्या, अब इसमें देखो कुछ यूनिक यूनिक फीचर्स भी होते हैं, मतलब इन्हीं के बॉन्ड्स वगैरह की वेरायटी होती है। जैसे कि एक अभी था सोवरेन गोल्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, क्या था, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया था, लोगों से पैसे उठाए थे एज अ लोन, बॉन्ड्स इशू करके एज अ लोन पैसे उठाए थे, जिसके अंदर स्पेशल फीचर क्या था कि हर साल तुमको 2.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। ये स्पेशल फीचर नहीं था, ये था कि तुमको हर साल 2.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, प्लस जो स्पेशल फीचर था वो, जो लोन का टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन में जो भी गोल्ड ने रिटर्न दिया है वो भी तुमको साथ में मिलेगा, समझे। इस टाइम ड्यूरेशन में जो तुमने मेरे को पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जितना गोल्ड का रिटर्न आया उतना रिटर्न भी तुमको साथ में मिलेगा, राइट। इसमें गवर्नमेंट को बहुत भयंकर नुकसान हुआ था, बिकॉज तुमको पता गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो गवर्नमेंट को अच्छे खासे पैसे चुकाने पड़े थे। तो इस तरीके के भी गवर्नमेंट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। फिर आता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड्स आ जाएगा। फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जब तुम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड वाले उसके बदले में तुमको म्यूचुअल फंड यूनिट्स देते हैं। ये कुछ सिक्योरिटी जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके या। फिर आगे चलते हैं, रेगुलेटर, ठीक है, रेगुलेटर क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। व्हाई डू सिक्योरिटीज मार्केट्स नीड रेगुलेटर, सिक्योरिटीज मार्केट में रेगुलेटर की नीड क्या है, राइट ना। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो वर्ड कौन सा यूज किया है, रेगुलेटर्स वर्ड यूज किया। अभी इसके अंदर भी तुम डिस्कस करोगे तो यहाँ पे देखो आने वाला है कौन है अपने रेगुलेटर्स करके। तो रेगुलेटर कौन होता है, वो पर्सन जो कि पूरे सिक्योरिटीज मार्केट को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। उसका काम होता है कि एंश्योर करना कि सब चीज प्रॉपरली होके करे, कोई भी कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, सबका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये काम होता है रेगुलेटर्स का। इसके अंदर सिक्योरिटीज मार्केट का सबसे मेन रेगुलेटर कौन है, दैट इज सेबी। सबसे मेन रेगुलेटर कौन है, सेबी रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके अलावा भी कुछ थोड़े बहुत रेगुलेटर्स है जिनका लिमिटेड रोल होता है, बट मेन रोल किसका होता है, सेबी का रोल होता है। तो अभी इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अभी अब ये टॉपिक है कि अपने को वाई, हमको सिक्योरिटीज मार्केट का अंदर रेगुलेटर का नीड क्यों है, ये जरा समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, द एब्सेंस ऑफ conditions of perfect competition in the security market makes the role of a regulator extremely important. Now, ये परफेक्ट कंपटीशन का एब्सेंस जिसकी वजह से अपने को सिक्योरिटीज मार्केट में रेगुलेटर का नीड है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का टर्म है जो कि यहाँ पे यूज किया है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है कि ऐसा मार्केट है जहाँ पे जितने भी बायर्स हैं या फिर सेलर्स हैं, उनको सारा का सारा इंफॉर्मेशन पता है, जितना भी मार्केट के अंदर हो रहा है
सब कुछ उनको पता है करके, राइट? किसी को भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, किसी को ऐसा नहीं कुछ कम इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। एक तो ये अज्यूम करता है यहाँ पे, फिर दूसरा यहाँ पे अज्यूम करता है कोई भी मोनोपोली नहीं है करके, राइट? जितने भी यहाँ पे सेलर्स वगैरह, जितने भी यहाँ पे वो सेलर्स वगैरह रहेंगे, वो मोर और लेस क्या इक्वल है, कोई मोनोपोलीज नहीं, किसी का एक का कोई दबदबा नहीं है, राइट? तो इस तरीके की कुछ ये अजम्पशंस लेता है जो कि ऑफ कोर्स अनरियलिस्टिक है, ऐसा होता नहीं है करके। तो बिकॉज ऐसा परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता, परफेक्ट कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करता, सम पीपल हैव लाइक मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ लोगों को इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी होता है करके, राइट? कुछ लोगों को ऐसा सिक्योरिटीज मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता करके, राइट? कुछ लोगों का मेलिशियस इंटेंट होता है, कुछ लोगों के पास पैसे इतने होते हैं कि वो मार्केट को पूरा मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ कंपनी स्ट्राइक करती भी है, जेन स्ट्रीट, जेपी मॉर्गन करके। तो ऐसी चीजों का ना होना, ठीक है, ऐसी चीजें नहीं हो, कोई गड़बड़ नहीं करे, इसके लिए यहाँ पे अपने को क्या है, रेगुलेटर की नीड है। तुम देखो कि 1992 के अंदर जब सेबी आया था, तो उसके बाद से उन्होंने बहुत अच्छे काम किए करके, पर 1992 से पहले बहुत ही ज्यादा क्या था, अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में ये सब चीजें ऑपरेट करती थी। जो स्टॉक ब्रोकर्स होते थे उन्हीं का अपना क्या होता था, दबदबा होता था, वो अपनी मन मर्जी से रूल बनाते थे करके। इन्वेस्टर लोग बहुत ज्यादा सफर करते थे, जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा स्लो थी, टाइम टेकिंग थी करके, इनएफिशिएंट थी करके, बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह होते थे, जैसे हर्षद मेहता स्कैम है 1992 वाला, तो ये हुआ था अपना सेबी के आने से काफी पहले हुआ था, राइट? तो ये चीजों की वजह से अपने को क्या है, एक रेगुलेटर की नीड है। रेगुलेटर के अंदर मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट सेबी, बट उसके अलावा भी कुछ रेगुलेटर्स है जो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लाइन क्रिएट है, क्यों अपने को चाहिए, अपने को रेगुलेटर्स क्यों चाहिए। नेक्स्ट, the regulator ensure that the market participants behave in a desired manner so that the securities market continue to be major source of finance for corporates and governments, and the interest of investors are protected. रेगुलेटर्स का मेन काम क्या होता है, ये इंश्योर करना कि जो तुम्हारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, वो तुम्हारे क्या डिजायर्ड मैनर के अंदर परफॉर्म करे, वो तुम्हारे क्या डिजायर्ड मैनर में परफॉर्म करे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, राइट? या सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अपना वापस कंटिन्यू करते हैं एक बार। पेज नंबर 19, यहाँ तक कर लिया था ना? ओके, यस। रेगुलेटर्स का मेन काम क्या होता है, ये इंश्योर करना कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे जो लोग शेयर या फिर अपनी अदर सिक्योरिटीज इशू करके पैसे ले रहे हो, या फिर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है, ये सब डिजायर्ड मैनर के अंदर अपना काम करेगा, राइट? जो हमको जैसा चाहिए वैसे वो काम करेगा, ना तो जो अपना जो अपने इन्वेस्टर लोग हैं इनके कुछ नुकसान हो, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ये काम होता है। एंड जिन लोगों को पैसे चाहिए करके, राइट, जो इशूअर्स है, उनको भी ये अपना काम हो सके, ये अपने को ये एंश्योर करना होता है बाय रेगुलेटर। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नाउ हु रेगुलेट्स द सिक्योरिटी मार्केट? नाउ अब ये रेगुलेटर्स है कौन? तो जिसके अंदर देखो मेनली तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारा सेबी का। सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सेबी का, जिसी को सबसे लास्ट में दे रखा है, इनको देखो। नाउ बट इसके अलावा भी कुछ रेगुलेटर्स है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स है, जिसको डीसीए यहाँ पे वर्ड यूज किया, बट एक्चुअल में आज के टाइम पे ये एमसीए है, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये आज के टाइम पे इसका नेम यूज होता है ना। फिर तुम्हारा आरबीआई हो गया करके, ये सब क्या करते हैं, अदर देन सेबी, ये लोग भी थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर रेगुलेट करने का काम करते हैं। जैसे आरबीआई का देखोगे तो जो भी बैंक्स है, इनके ऊपर रेगुलेशन लगता है आरबीआई का, प्लस आईपीओ वगैरह में भी इनका थोड़ा इन्वॉल्व होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बिकॉज इतनी सारी कॉर्पोरेट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, तो उनके ऊपर थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसका इतना रूल नहीं होता, बट स्टिल लिमिटेड रोल ये भी प्ले करते हैं। तो ये सब क्या हो गया, अपने रेगुलेटर्स हो गए ना। अभी देखो जैसे मैंने बोला मेन रेगुलेटर तो कौन है, सेबी, तो उसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल के अंदर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो सेबी है क्या, एंड इसका रूल क्या है, वो हम यहाँ पे समझते हैं, राइट? तो सेबी जो है तुम्हारा, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड इट इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया एस्टेब्लिश अंडर द सेक्शन सेबी एक्ट 1992। एक गवर्नमेंट ने 1992 के अंदर एक एक्ट बनाया, सेबी एक्ट 1992, जिसके अंदर सेबी को इन्होंने एस्टेब्लिश किया, और सेबी की क्या पावर्स होगी, सेबी को क्या काम करना है, सेबी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब उस एक्ट के अंदर इन्होंने डिफाइन किया। तो ये होता है तुम्हारा सेबी, ये आज के टाइम पे तुम्हारा क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया का। SEBI Act 1992 provides for establishment of Securities Exchange Board of India with statutory powers। क्या क्या पावर्स है, ये तीन पावर्स है, ठीक है, ए बी और सी। देखो ये इसने बोला तो है कि पावर्स दिया करके ये तीन चीज के लिए, बट दे आर, अब तुम इसको रीड करोगे तुमको समझेगा, दीज आर लाइक मोर ऑफ अ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। क्या सेबी के ये मेनली क्या है, एज अ ऑब्जेक्टिव्स है। ट्वेल्थ के अंदर भी ये तुम्हारा सेम टॉपिक आता है, जहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये सेबी के तीन ऑब्जेक्टिव्स है, राइट?
बट तुम्हारे इसके अंदर नहीं लिखा, तो बट स्टिल ये ध्यान रखना, इसको तुम पावर्स बोल लो या फिर ऑब्जेक्टिव्स बोल लो, कैसा भी क्वेश्चंस आया तो तुमको यही 3 पॉइंट्स लिखने हैं। क्या है अभी इसको डिस्कस करते हैं। पहला, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट करके, राइट। जो सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, राइट। कोई उनको बेवकूफ नहीं बनाए, कोई उनके साथ फ्रॉड नहीं करे, ये उनका ध्यान रखना। ये किसका काम होता है? सेबी का काम होता है, राइट। इसके लिए तुम देखोगे तो जब तुम ऐप के अंदर लॉग इन करते हो, जो ब्रोकरेज ऐप होता है उसमें लॉग इन करते हो, तो एक वार्निंग दिया आता है करके कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 9 आउट ऑफ 10 इन्वेस्टर्स अपना पैसा लूज करते हैं। म्यूचुअल फंड के तुम ऐड देखते हो तो म्यूचुअल फंड बोलता है कि म्यूचुअल फंड सही है, बट उसके बाद भी एक वार्निंग आता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क करके। तो ये जो इस तरीके के काम है, ये कौन करा रहा है? सेबी बोल रहा है कि तुमको करने पड़ेंगे करके, राइट। सेबी बेसिकली ट्राई कर रहा है कि इन्वेस्टर लोगों को थोड़ा प्रोटेक्ट करे, उनको कोई गलत आइडिया नहीं देकर करे। जितने भी ये आईपीओ आते हैं करके, राइट, तो सेबी बोलता है कि तुमको ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देना पड़ेगा, ताकि तुम कुछ छुपाओ नहीं करके, ऐसा कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन छुपा के पैसा नहीं उठा लो। ये इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, ये सब बताता है सेबी। तो सेबी बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है? इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है करके, राइट। तो पहला तो ये काम हो गया इसका। सेकंड, प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट है। जो सिक्योरिटीज मार्केट है, इनके डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ये भी इसका काम है। मतलब नया नया टेक्नोलॉजी लेके आना, नए रूल्स लेके आना, ताकि अपना सिक्योरिटी मार्केट धीरे धीरे बेहतर हो जाए करके, राइट, बेटर हो करके। तो ये इसने काम काफी अच्छे से किया। दे एक्चुअली वर्क रियली गुड इन दिस एरिया। फिर आता है कि रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट। रेगुलेटिंग द सिक्योरिटी मार्केट मतलब सब कुछ एंश्योर करना कि सब प्रॉपर्ली हो। इसके लिए ये क्या करते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और उसके थ्रू इसको रेगुलेट करते हैं। ये इसके तीन मेन क्या हो गए? पावर्स हो गए, या फिर तुम इसको बोल सकते हैं तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हो गए जो कि इसको करने होते हैं करके, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बोल सकते हो, जो वर्ड चाहे उसको यूज कर लेना। Now, its regulatory jurisdiction extend over corporates in issuance of capital and the transfer of securities, in addition to all the intermediaries and the person associated with the security market. क्या बोलता है कि सेबी के जो पावर्स है वो किन किन के ऊपर एप्लीकेबल है? तो जितने भी कॉर्पोरेट्स है, जितनी भी कंपनीज है जो कि सिक्योरिटी इशू करके पैसे उठा रही है, उनके ऊपर इसकी पावर्स रहेगी। प्लस जितनी भी इंटरमीडिएटरीज है, जिसके अंदर तुम्हारे स्टॉक एक्सचेंजेस आ जाएंगे, एनएससी बीएससी, तुम्हारे स्टॉक ब्रोकर्स आ जाएंगे, सब ब्रोकर्स आ जाएंगे, ये सब के ऊपर भी क्या रहेगा? सेबी की अथॉरिटी रहने वाली है करके। एंड और भी लोग यदि जो सिक्योरिटी मार्केट से एसोसिएटेड है, वो लोग भी यहाँ पे क्या इसके अंदर कवर हो जाएंगे। SEBI has been obligated to perform the aforesaid functions by such measures as it thinks fit। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सेबी को जैसे चाहिए, जैसे उनको सही लगता है, वो अपना तरीके से उन फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है जो हमने यहाँ पे उनको दिए है करके। इन पर्टिकुलर इट हैज पावर्स फॉर। अभी देखो यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? पावर्स डिस्कस कर रहे हैं सेबी का। तो यहाँ पे जो मेनली हमने डिस्कस किया था वो क्या था? ऑब्जेक्टिव्स था, या फिर इसको तुम बोल सकते हो फंक्शंस बोल लो, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल लो, जो मर्जी बोल लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। तो ये तुम वर्ड यूज कर सकते हो, ये इन तीन जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सेबी की पावर्स क्या है जिनको वो यूज कर सकता है। पहला, रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड इन एनी अदर सिक्योरिटी मार्केट। जैसे बोला बोला कि तुम्हारा जो सिक्योरिटीज मार्केट एक ब्रॉड टर्म है, जिसके अंदर तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज या फिर शेयर मार्केट, ये एक वन ऑफ द मार्केट है, राइट। तो जो तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज एंड जो अदर सिक्योरिटी मार्केट होते हैं, उनके अंदर भी ये सेबी क्या कर सकता है? रेगुलेट कर सकता है। रेगुलेटिंग बिजनेस मतलब ट्रांजेक्शंस, जो ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, जो एंटिटीज इन्वॉल्व है, उन सबको यहाँ पे रेगुलेट किया जा सकता है। इन सिक्योरिटीज मार्केट, सॉरी, इन स्टॉक एक्सचेंज एंड जो भी अदर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट है, जैसे कि डेट मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, इन सब के अंदर भी सेबी रेगुलेट कर सकता है। डन। नाउ, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स। जो तुम्हारे स्टॉक ब्रोकर्स है एंड जो सब ब्रोकर्स है उनके, राइट, इनको अपने अंडर क्या करता है? रजिस्टर कराता है एंड उनको रेगुलेट करता है, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है करके, जो 12th क्लास के अंदर हम डिटेल में पढ़ते भी है करके। तो स्टॉक ब्रोकर्स जैसे कि एंजल वन, जीरोदा हो गया, ग्रो हो गया, ये सब क्या, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये स्टॉक ब्रोकर्स के नेम है। एंड सब ब्रोकर्स क्या होते हैं? उनके एजेंट्स, राइट। इनको रेगुलेट कौन करता है? सेबी। फिर प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है जरा समझो। वो ऑर्गेनाइजेशन जो खुद को ही क्या करती है? रेगुलेट करती है, खुद के लिए अपने रूल्स वगैरह बनाती है और उसके अकॉर्डिंग काम करती है। बट उनको भी रेगुलेट कौन करता है? सेबी रेगुलेट करता है उनको भी। उसका उनके ऊपर भी पावर किसका होता है? सेबी का पावर होता है ना। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आ जाएगा? जैसे कि तुम्हारा एनएससी है, ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, खुद अपने लिए रूल्स वगैरह बनाते हैं। फिर एमसीएक्स है, ये हो गया तुम्हारा
कमोडिटीज एक्सचेंज हो गया, फिर जैसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है। तो ये सब क्या हो गया, ये कुछ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल्स है जिनके ऊपर सेबी का पावर चलता है। फिर प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सेबी ने क्या, जो फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है इनको प्रोहिबिट किया, मतलब बैन किया है कि तुम नहीं कर सकते। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, ये क्या होती है बेसिकली, जहां पे उस पर्सन का इंटेंशन होता है कि किसी को धोखा देके हम उससे बेनिफिट ले लेगा, राइट। तो ऐसी यदि कोई एक्टिविटी है तो उसको सेबी ने क्लियरली बैन किया है। फॉर एग्जांपल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का तुमको एग्जांपल दूं तो जितने भी ये स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं या फिर जो कंपनीज वगैरह होती है, म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, राइट, वो किसी को ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकते कि हम आपको शेयर मार्केट में लेट से 20% का रिटर्न जनरेट करके देंगे। ऐसा गारंटी नहीं दे सकते हो। यदि ऐसा कोई देता है तो उसको सेबी प्रोहिबिट करता है, सेबी उसको पनिश कर सकता है, राइट, क्योंकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है। कोई भी ऐसे गारंटी कैसे दे सकता है कि हम आपको शेयर मार्केट में 20% रिटर्न कमा के देंगे ही देंगे, गारंटी दिया ही नहीं जा सकता। तो यदि कोई ऐसा पर्सन कर रहा है तो बेसिकली आपको धोखा दे रहा है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है जिनको सेबी प्रोहिबिट करता है। आगे चलते हैं। फिर लास्ट में सेबी का एक और पावर क्या है, सेबी जब चाहे जिससे चाहे क्या वो उससे क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है, उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, उसके इंक्वायरीज उससे कर सकता है, ऑडिट कर सकता है किसका, स्टॉक एक्सचेंजेस का, इंटरमीडिएटरी का, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट। तो सेबी बेसिकली क्या कर सकता है, किसी से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, इंस्पेक्शन का मतलब उसका डिटेल्ड सब चीजें चेक कर सकता है वो करके सेबी खुद से, इंक्वायरीज कर सकता है। इंक्वायरी थोड़ा बस पूछताछ, ये इंक्वायरीज होता है, राइट। एंड ऑडिट क्या होता है ये जरा समझना। ऑडिट क्या क्या होता है, कंपनीज का डिटेल्ड चेकिंग कि उन्होंने रूल्स के साथ कंप्लाई किया है कि नहीं किया करके, राइट। एंड ऑडिट वगैरह जनरली कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग ऑडिट करते हैं, जिसके अंदर क्या देखते हैं कि रूल्स वगैरह के साथ कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ, अकाउंट्स जो आपने बनाए वो प्रॉपर है या नहीं है, प्लस जो रिस्क वगैरह है वो कंपनी के अंदर क्या है, ये सब चीजों के ऊपर ऑडिटर अपना कमेंट देता है करके। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे चले। नाउ नेक्स्ट इज की हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, तो तीन ही पार्टिसिपेंट्स होता है। पहला तुम्हारा इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज, जो कि सिक्योरिटीज इश्यू करता है और पैसे उठाता है मार्केट से। दूसरा हो जाएगा तुम्हारा इन्वेस्टर्स, जो कि क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, जो कि आप लोगों को पैसे देते हैं, जो कि हम लोग रहेंगे इन्वेस्टर्स। एंड थर्ड रहेगा इंटरमीडिएटरीज, जिसके अंदर तुम्हारा कौन आ जाएगा, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, तुम्हारे जो स्टॉक ब्रोकर्स है करके, मर्चेंट बैंकर्स है, ये सब क्या आ जाएंगे तुम्हारा एज अ इंटरमीडिएटरी बोलेंगे, राइट, मिडिल मैन की तरह काम करते हैं, जो कि हम दोनों को हेल्प करते हैं, इश्यूअर को भी एंड इन्वेस्टर को भी। नाउ मर्चेंट बैंकर्स के लिए मैंने तुमको बताया, इसके लिए जो इसको तुम इस इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी बोल सकते हो, क्या, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी बोल सकते हो, right? ये मेनली आईपीओस वगैरह के अंदर काम आते हैं। आज के टाइम पे तुम देखोगे पॉपुलरली प्रैक्टिस के अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकर ये ज्यादा वर्ड यूज आता है, पर तुम्हारे बुक के अंदर हर जगह ये मर्चेंट बैंकर वर्ड यूज कर रखा है। ये मर्चेंट बैंकर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कौन कौन होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। जैसे जेपी मॉर्गन, ये कंपनी का नाम तुमने सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी है। मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, फिर तुम्हारा कोटक कैपिटल, कोटक कैपिटल एंड और भी बहुत सारी कंपनी, और भी बहुत सारे, सिटी ग्रुप, ये सब क्या है, ये कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कुछ नेम बताए, जिनका मेन काम क्या होता है, आईपीओस वगैरह लेके आना, जिनके अंदर वो कंपनीज को हेल्प करते हैं किस तरीके से आप पैसा उठा सकते हो, बिजनेस का वैल्यूएशन करना, ये सब इनका काम होता है। फिर मर्जर एंड एक्विजिशंस होते हैं, तो उनके अंदर इनका बहुत बड़ा रोल होता है करके, राइट। तो मैं इनके लिए इसके लिए स्पेशली बता रहा हूँ, बिकॉज ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके अंदर जो भी फाइनेंस के प्रोफेशनल्स है, फाइनेंस के एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो जाने के लिए यहाँ पे डिजायर करते हैं, राइट। इनके लिए एज ए ड्रीम रोल होता है वहां पे जाके काम करना इन कंपनीज के अंदर, बिकॉज एक तो ये हाई पेइंग जॉब्स आपको देते हैं, बहुत पैसा देते हैं। स्टार्टिंग पैकेज आपको 20 लाख के आसपास का पैकेज आपको मिल जाता है, एंड यहाँ पे काम जो होता है वो भी बहुत ही एक्साइटिंग वर्क रहता है, राइट। इसके लिए मैंने थोड़ा बताया बिकॉज आप फाइनेंस स्टूडेंट हो, और हो सकता है आप आगे चल के इन कंपनीज में जाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना यहाँ पे अच्छा आपके लिए स्कोप है। तो आगे चले। Now, while the corporates and government raise resources from the securities market to meet their obligation, it is the household and the other corporates and financial institutions that invest their saving in the security market. तो पहले तो यहाँ पे क्या बोला, तीन कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपेंट है, इशूअर, फिर तुम्हारा इन्वेस्टर्स, एंड फिर थर्ड बीच में रहेगा इंटरमीडिएटरीज। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या बोलता है कि कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, तुम्हारा पैसा उठाते हैं, कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा उठाती है, बट इसके अंदर इन्वेस्ट कौन करता है, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब हम लोग जो रिटेलर्स रहेंगे उनको हाउस होल्ड बोलते हैं। एंड जो कॉर्पोरेट्स जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा वो लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे एल वगैरह बहुत इन्वेस्ट करती है।
फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे अपने म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये लोग भी आईपीओ वगैरह में इन्वेस्ट करके कंपनीज को पैसा दे सकती है। फिर आगे चलते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप ये छोटा सा टॉपिक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्या है कि इज इट नेसेसरी टू ट्रांजैक्ट थ्रू इंटरमीडिएटरी? जो इंटरमीडिएटरी है जैसे स्टॉक ब्रोकर्स है, इनके थ्रू अपने को क्या ट्रांजैक्शन करना नेसेसरी है, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या करें? तो मैं बताता हूँ आज के टाइम पे ऐसा पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरे को लेट्स से रिलायंस का या फिर आईटीसी का, टीसीएस का, इनका कोई शेयर परचेज करना है और मैं डायरेक्टली एनएससी की या फिर बीएससी की वेबसाइट पे जाके क्या उस शेयर को परचेज कर सकता हूँ? इज इट पॉसिबल और नो? तो इसका आंसर है कि नहीं, आप ऐसा डायरेक्टली जाके परचेज नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई एक इंटरमीडिएटरी की नीड रहेगा जो कि जनरल स्टॉक ब्रोकर रहेगा, राइट? आपको स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही क्या करना पड़ेगा, वो बाइंग एंड सेलिंग करना अलाउड है। क्यों अपने को स्टॉक ब्रोकर की नीड है, ये जरा समझते हैं। डायरेक्टली क्यों बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसको समझते हैं। सी, सिक्योरिटीज मार्केट में क्या होता है ना, इतने सारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, डेली करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं, उनका बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर उनका वैल्यू होता है, राइट? इतने सारे ट्रांजेक्शन जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके लिए वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए हमको क्या होता है, सिक्योरिटी जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं इनकी नीड होती है। स्टॉक ब्रोकर्स क्या होते हैं, जब आप अपना अकाउंट स्टॉक ब्रोकर के पास खुलवाते हो तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग से आपके क्या सारा डिटेल मेंटेन करके चलता है। आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक डिटेल्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन अपने पास वो रखता है करके, राइट? जब जब आप ट्रांजेक्शन करते हो हर बार वो क्या करता है, आपके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है, क्या ये जेन्युइन पर्सन है क्या ट्रांजेक्शन करने वाला, राइट? आपका क्रेडिट वर्दीनेस वगैरह ये सब चीजें चेक करता है, फिर ये आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए अलाउ किया जाता है, राइट? ये एक मेन रीजन है कि हमको क्या ब्रोकर्स का नीड होता है। फिर ब्रोकर आपको क्या अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे आपको एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करता है, आपको ब्रोकरेज ऐप पे आपको सारा टाइप का न्यूज मिलता है, राइट? सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह, एनालिसिस बहुत सारा मिल जाता है। इसके लिए भी अपने को ब्रोकर्स का नीड होता है, समझ गए? तो आज के टाइम पे क्या इनके थ्रू ट्रांजैक्शन करना नेसेसरी है क्या? यस, एब्सोल्युटली इट इज मैंडेटरी टू उनके थ्रू ट्रांजैक्शन करना। आप उनको बाईपास करके डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज एडवाइजेबल टू कंडक्ट ट्रांजैक्शन थ्रू एन इंटरमीडिएटरी। वेट करो आगे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू ट्रांजेक्ट थ्रू एन ट्रेडिंग मेंबर। ट्रेडिंग मेंबर कौन होता है? स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर को यहाँ पे ट्रेडिंग मेंबर बोलते हैं अपना, ठीक है? स्टॉक ब्रोकर मोस्टली तुम्हारा बुक ट्रेडिंग मेंबर वर्ड यूज करता है, कभी कभी स्टॉक ब्रोकर वर्ड भी यूज करता है, बट दोनों चीज सेम ही है, ठीक है? You need to transact through a trading member or stockbroker of a stock exchange if you intend to buy or sell any security on the stock exchange. This is mandatory as per SCRA Security Contract Regulation Act करके। देखो क्या बोलता है, स्टार्टिंग में बोलता है एडवाइजेबल है कि इंटरमीडिएट थ्रू ट्रांजेक्शन करो, बाद में बोलता है कि SCRA जो एक्ट है उसके थ्रू ये मैंडेटरी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो ट्रेडिंग मेंबर है उसी के थ्रू बाइंग और फिर सेलिंग करना रहेगा, जो कि मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था, राइट? अभी आगे चले। यू नीड टू मेंटेन एन अकाउंट विद डिपॉजिटरी। अभी देखो ये एक सेकंड एस्पेक्ट, ये स्टॉक ब्रोकर की बात हो गया। अभी क्या बोलता है कि तुमको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, किसके पास में? डिपॉजिटरी के पास में अकाउंट खुलवाना पड़ता है ना। डिपॉजिटरी होती क्या है, हमको क्यों अकाउंट खुलाना है उसको समझते हैं। इंडिया के अंदर आज के टाइम पे दो डिपॉजिटरीज है, पहला एनएसडीएल और दूसरा सीडीएसएल, ठीक है? ये करते क्या है, अपनी जो आज के टाइम पे जो सिक्योरिटीज है आपको पता है डिजिटल फॉर्म के अंदर होती है, तो ये जो डिपॉजिटरीज है इनका मेन काम होता है इन सिक्योरिटीज को डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर करके रखना। डिपॉजिटरीज का मेन काम क्या होता है, जो सिक्योरिटीज है उनको डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर करके अपने पास में रखना, ये मेन काम होता है डिपॉजिटरीज का। कितनी डिपॉजिटरीज है? दो, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। एनएसडीएल इज नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सीडीएसएल इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये दो आज के टाइम पे अपनी डिपॉजिटरीज है ना। अब इसमें आगे चले, क्या है यहाँ पे देखते हैं। You need to maintain an account with depository if you intend to hold securities in the demat form. Demat मतलब dematerialized form करके, राइट? डिजिटल फॉर्म आप लिख सकते हो इसको, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना डिजिटल फॉर्म, डिजिटल फॉर्म। बिकॉज पहले तुम्हारा क्या होता था, मटेरियल फॉर्म के अंदर होता था, पेपर फॉर्म के अंदर वो सिक्योरिटी होता था, बट आज क्या हो गया, डीमेट फॉर्म में हो गया, डीमेटेरियलाइज फॉर्म के अंदर, डिजिटल फॉर्म के अंदर, राइट? तो इसको यहाँ पे तुमको रखना है तो तुमको डिपॉजिटरी के पास में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। यू नीड टू डिपॉजिट मनी विद द बैंकर टू एन इशू इफ यू आर सब्सक्राइबिंग टू द पब्लिक इशू। यदि आईपीओ के केस में, ठीक है, या फिर एफपीओ के केस में तुमको यदि उसके अंदर अप्लाई करना है तो तुमको तुम्हारे पैसे बैंकर टू द इशू इसको देने पड़ते हैं। ये बेसिकली जब आईपीओ हम पढ़ेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ये एक एंटिटी इन्वॉल्व रहती है, इसके थ्रू अपना आईपीओ अप्लाई करते हैं, तो ये भी एज ए इंटरमीडिएटरी हो गया, राइट? तो अभी तक हमने इंटरमीडिएट एक तो स्टॉक ब्रोकर को देखा, डिपॉजिटरी हो गया तुम्हारा, ये बैंक टू इशू हो गया, ये सब क्या इंटरमीडिएटरीज के एग्जांपल्स है। इफ यू आर ट्रांजैक्टिंग थ्रू एन इंटरमीडिएटरी, तो यदि आप इंटरमीडिएटरी थ्रू ट्रांजैक्शन करते हो
तो आपको एक सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट के थ्रू ट्रांजेक्शन करना चाहिए, राइट, जो कि अकाउंटेबल रहेगा अपनी एक्टिविटीज के लिए, जो भी वो काम करेगा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है। नाउ जो भी सभी सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज है उनका लिस्ट आपको सेबी की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, जो कि ये वेबसाइट है, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हो, राइट। तुमको समझा क्या क्या इंटरमीडिएटरीज मेनली कौन से तीन इंटरमीडिएटरीज है? पहला तो ट्रेडिंग मेंबर जिसको हम स्टॉक ब्रोकर बोलते हैं, दूसरा डिपॉजिटरी, एंड तीसरा तुम्हारा यहाँ पे रहा रजिस्ट्रार टू एन इशू, नहीं सॉरी बैंकर टू एन इशू, करेक्ट। किधर चला गया, हाँ बैंकर टू एन इशू। ये तीन क्या हो गए अपने डिपॉजिटरीज हो गए, करेक्ट। अलग से इनको हाईलाइट भी कर लो क्योंकि बुक के अंदर तुम्हारा ऐसा पैराग्राफ मैनर में दे रखा है। तो पहला क्या हो गया, ट्रेडिंग मेंबर हो गया, दूसरा तुम्हारा डिपॉजिटरी हो गया, थर्ड हो गया बैंकर टू एन इशू। इनके अलावा भी कुछ होते हैं बट अपनी बुक में तीन दिए तो अभी तीन ही डिस्कस करते हैं, करेक्ट। ओके, अभी आगे कंटिन्यू करें अपना। यस, नाउ लास्ट टॉपिक आई बिलीव, व्हाट आर द सेगमेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सेगमेंट्स क्या है, तो दो ही सेगमेंट है। पहला तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। ये क्या है ये जरा समझ लेते हैं। प्राइमरी मार्केट ये अपना ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। जब भी तुमको क्या करना पड़ता है, न्यू सिक्योरिटीज कंपनीज इशू करती है, दैट वुड बी पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, एक बार सिक्योरिटीज इशू हो गया फिर इन्वेस्टर्स लोग आपस में जो उसका बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो दैट वुड बी पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। यही होता है, ये दोनों क्या आपस में इंटरडिपेंडेंट सेगमेंट्स है। इंटरडिपेंडेंट क्यों है, क्यों, क्योंकि यदि प्राइमरी मार्केट होएगा तो ही तो सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्ट करेगा ना। यदि प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम यदि सिक्योरिटी इशू हुआ ही नहीं तो सेकेंडरी मार्केट कैसे एग्जिस्ट करेगा। एंड ये भी ध्यान रखो, मान लो सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता तो प्राइमरी मार्केट के अंदर भी बहुत मुश्किल आएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर लोग खरीदेंगे उसको बेच ही नहीं पाएंगे तो वो खरीदेंगे क्यों, राइट। तो इसके लिए दोनों आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट सेगमेंट्स है। द प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड फॉर चैनल फॉर सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, ये देखो न्यू सिक्योरिटीज पे फोकस करने का है। while the secondary market deals with security जो कि ऑलरेडी इशूड है, जो प्रीवियसली इशू हो चुके हैं, उनका यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होता है। तो इसके साथ में अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट फॉर क्लास 11 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट फॉर क्लास 10। देखो 10th के लिए तो ये बहुत छोटा चैप्टर, 2 पेज का बस ऐसे अलग से चैप्टर बनाया था, नहीं। तो इसके अंदर अपने को अच्छा खासा टाइम लगा, हमने बहुत अच्छे से समझा करके, राइट। अच्छा खासा टाइम तो नहीं लगा, काफी अपना क्विकली हो गया, राइट। 5 लेक्चर्स यदि के अंदर अपना हो रहा है तो क्या ही दिक्कत है, राइट। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा करके, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग चैप्टर, जिसके अंदर हम आईपीओ, एफपीओ, ये सब क्या होता है इनके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। जो सेकेंडरी मार्केट वो कैसे काम करते हैं, इन सबको बहुत डिटेल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।